हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पाषाण काल का जो वीडियो हमने इससे पहले आपके सामने रखा वो किसी कारणवश रुक गया था, जिससे इस वीडियो के माध्यम से हम उस टॉपिक को पूरा करेंगे। जैसे कि पाषाण काल को हमने 3 खंडों में आपको पहले भी बताया कि पाषाण काल 3 खंडों में है। पहला पूरा पाषाण काल, जिसके 3 खंड हम बता चुके थे। आज पाषाण काल का दूसरा कालखंड है जिसका नाम है मध्य पाषाण काल। दोस्तों, जो मध्य पाषाण काल है इसका भी कार्यकाल है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मध्य पाषाण काल का जो एज है, जो उसका कार्यकाल है, कहां से कहां तक रहा है। तो दोस्तों, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल का कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि किस काल खंड को संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम है मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि यह नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का काल है, इसलिए इस कालखंड को क्या कहा जाता है, संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात होती है कि इस मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन होंगे। इस मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता हैं सीएल कार्लाइल, जिन्होंने 1867 ईस्वी में मध्य पाषाण काल के उपकरण विंध्याचल पर्वत में खोजे। इस विंध्याचल पर्वत से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, आप सबके लिए है। आप कमेंट्स बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। ये आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के दें और मुझे इसका उत्तर देना। विंध्याचल पर्वत में किसने उपकरण खोजे मध्य पाषाण काल में, तो सीएल कार्लाइल महोदय ने 1867 में छोटे छोटे उपकरण खोजे। इन उपकरणों जो उपकरण मिले वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर थे। ठीक है, मतलब इतने छोटे उपकरण मिले, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे उपकरण खोजने के बाद इस काल को क्या कहा गया है, माइक्रोलिथिक एज कहा गया। 2 चीजें इसमें आ सकती हैं कि माइक्रोलिथिक काल किस काल को कहा गया है, तो मध्य पाषाण काल को, और जो दूसरा आ सकता है कि संक्रमण काल किसे कहेंगे, तो आपके मध्य पाषाण काल को। अब बात होती है कि इस काल में क्या क्या उपकरण मिले होंगे। एक, जैसे वहां पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में खुरसनी, तक्षणी इस प्रकार के मिले थे, लेकिन इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया था। इसमें चट, फिलेंट, कैल्सिडोनिक और कालेनियम, अर्गेट, स्पेटिक इस प्रकार के बहुत सारे औजार मिलने लगे। मतलब जो पहले बड़े बड़े आकार के पत्थर होते थे, बड़े बड़े औजार होते थे, बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे, लेकिन वो मध्य पाषाण काल में आकर बहुत छोटे होने लग गए। ठीक है, इस काल में क्या होता है कि जो हिमयुग था, उच्च पूरा पाषाण काल में ही हिमयुग धीरे धीरे खत्म होने लग गया था, लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल में आते आते हिमयुग पूर्णतः समाप्त हो गया। अब वनस्पतियां उगने लग गई, छोटे छोटे जीव उत्पन्न हुए, जिसमें खरगोश, तीतर और पक्षी इस प्रकार के जानवरों का उदय हुआ। और इन जानवरों को मारने के लिए बड़े पत्थरों की आवश्यकता नहीं हुई, बल्कि छोटे छोटे उपकरणों की आवश्यकता हुई। जो औजार थे वो समलंबाकार थे, आयताकार थे, नवचंद्राकार थे और त्रिभुजाकार थे। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि किस काल में आयताकार, समलंबाकार, त्रिभुजाकार और नवचंद्राकार के औजार थे, तो मध्य पाषाण काल, और जिसका कार्यकाल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व रहा। ईसा पूर्व मैंने बताया है बीसी और एडी, भी कमेंट बॉक्स में लिख के इनका फुल फॉर्म मुझे बताना, और इनमें अंतर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना कि बीसी
क्या है और एडी क्या है। मैंने अपने वीडियो में, पहले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया है। यदि आपने मेरे वीडियो को बड़े डिटेल से सुना है, बड़े ध्यान पूर्वक सुना है, तो आप इसका उत्तर जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। 2 प्रश्न आज के अभी तक हो गए हैं। अब बात होती है, अब मध्य पाषाण काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जुड़ गई थी। प्रक्षेपात तकनीक का विकास हो गया था। प्रक्षेपात तकनीक वो होती है जिसे हम फेंक कर किसी जीव को मारते हैं। तो मध्य पाषाण काल में मानव ने ऐसी तकनीक का विकास कर लिया था कि ऐसे औजार बना लिए थे कि वो फेंक कर, पत्थर को फेंक कर या ऐसी चीजें जो फेंक कर बनाई जाती हैं, जैसे तीर कमानों का विकास कर लिया था उन्होंने। तीर को जैसे फेंकते थे तो छोटे छोटे जीवों को मार सकते थे। तो ये प्रक्षेपात तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रक्षेपात तकनीक का विकास मानव ने किस काल में किया। तो उसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में तीर कमानों का विकास होने के बाद हड्डी और सींग से निर्मित उपकरणों का विकास हुआ। मतलब जो सींग हैं वो किसी भी जानवर के हों, और हड्डी के उपकरण भी मध्य पाषाण काल में बनने लगे। अब मध्य पाषाण काल की जो स्थल हैं उनकी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप जरा सा वीडियो को फोकस करें इन पॉइंटों पर। एक तो मध्य पाषाण काल में आग का मानव ने उपयोग करना सीख लिया था। आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन वो मानव उस समय आग का उपयोग नहीं कर पाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, अब मानव आग का खुलकर प्रयोग करने लग गया, मांस को पकाकर खाने लग गया, और इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जली हुई हड्डियां मिली हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा पशुपालन की शुरुआत। 2 महत्वपूर्ण विशेषता किस काल की है, मध्य पाषाण काल की। एक तो पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, और दूसरी विशेषता आग का उपयोग। ठीक है, अब बात होती है आपके मध्य पाषाण काल के स्थलों की। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 8 से 10 स्थल, जो मैंने सारे स्थलों के बारे में सारे स्थलों को नहीं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा। कुछ महत्वपूर्ण 8 से 10 स्थल मध्य पाषाण काल के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम लेवल में। ठीक है, तो दोस्तों एक तो पहला स्थल आता है यूपी में है 3 स्थल जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। एक है सरायनहार, दूसरा है मेहद्दा, और तीसरा है दमदमा। ये तीनों यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। हम सरायनहार की बातें करते हैं। देखो सरायनहार में टोटल 47 नरकंकाल मिले हैं। टोटल कितने नरकंकाल मिले हैं, 47 नरकंकाल मिले हैं। अब 47 नरकंकाल एक ही जगह पर मिले हैं, तो इससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई बाह्य आक्रमण हुआ होगा, सामूहिक आक्रमण। ये जो नरकंकाल मिला है तो सामूहिक मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई बाह्य आक्रमण सरायनहार में हुआ हुआ। ठीक है, अब जो 47 नरकंकाल मिले, अब बात हो सकती है कि यहाँ पर जो कब्र मिली हैं, कब्र जहां पर मानव को दफनाया जाता था, तो वहां पर एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल मिले हैं। तो एक ही जो कब्र है उसमें 4 मानव कंकाल मिले हैं। और जो आपकी कब्र होती थी वो कब्र घर के अंदर ही होती थी। ठीक है, घर के अंदर ही अंडाकार अवस्था में वो कब्र मानी जाती थी, कब्र होती थी। तो किस काल में या किस स्थल से अंडाकार आकार के कब्र मिले हैं, तो सरायनहार मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है। यदि प्रश्न आ जाए कि मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा सरायनहार। कहाँ पड़ता है, यूपी में। किस जिले में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। इसके अलावा स्तंभ गर्द यहाँ पर मिले हैं। गर्द का मतलब होता है गड्ढा, स्तंभ गर्द मिले हैं। इसके अलावा 8 चूल्हे मिले हैं, 8 गर्द चूल्हे मिले हैं। और इससे पता चलता है कि सरायनहार या मध्य पाषाण काल के लोग सामूहिक भोजन करते थे। ठीक है, दूसरा मैंने स्थल बताया मेहद्दा। मेहद्दा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। और यहाँ पर जहां सरायनहार में 4 मानवों को एक साथ दफनाया गया है, यहाँ पर अलग अलग एक कब्र में स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया गया है। किस स्थान से स्त्री और पुरुष को एक साथ बनाया गया है, तो मेहद्दा।
ये हड़प्पा सभ्यता में भी हम पढ़ेंगे, लोथल में पड़ता है। युगल समाधान किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं, तो लोथल से मिले। लेकिन यदि हम मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो किस स्थान से युगल समाधान मिले हैं? स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने की प्रथा किस स्थान से मिली है? तो वह है महद्दा। ठीक है। और जो स्त्रियों जो दफनाए गए हैं उनका जो सर होता था वो पश्चिम दिशा में होता था और जो पैर होते थे वो पूर्व दिशा में होता था। हम तीसरे स्थल की बात करते हैं, वो है दमदमा। ठीक है। दमदमा से 41 नर कंकाल मिले हैं। कितने? सराय नहर से 47, दम महद्दा से एक ही कब्र में युगल समाधान स्त्री और पुरुष को साथ अपना लिया गया है। आप तीसरे स्थल की बात कर रहे हैं, दमदमा की बात कर रहे हैं। दमदमा में 41 नर कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं और उनको एक साथ, वो भी एक साथ। ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ है। दूसरा, 5 कब्र में युगल समाधान है। युगल मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है 5 में। और जो 35 कब्र हैं उसमें एकल समाधान मिला है, मतलब एक ही आदमी को दफनाया गया है। तो किस स्थान से 41 नर कंकाल मिले हैं? तो आपका दमदमा होगा। उसमें आपका 3 में मानव कंकाल सामूहिक हैं, 5 में क्या है? युगल समाधान है, स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया गया, और 35 में एकल समाधान है। और इसके बाद आता है बागौर। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है बागौर। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और यहां से सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत होती है। किस मध्य पाषाण काल के स्थल से सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत होती है? तो वह है बागौर। दूसरा है आदमगढ़। आदमगढ़ पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद जिले में। और यहां से भी पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो 2 मध्य पाषाण काल के स्थल बताइए जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो वो नाम है आपका बागौर और दूसरा है आदमगढ़। बस 2 ही एक टॉपिक रह गए, एक सांबर। सांबर से प्राचीन वानस्पतिक, ये हम कह सकते हैं प्राचीन वनस्पति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो सांभर से, राजस्थान में पड़ता है सांभर। तो यहां से भी वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में एक स्थान आता है लंगनाज, यहां से भी मानव कंकाल मिले हैं। तो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल पूरा हुआ। कल हम चर्चा करेंगे नव पाषाण काल के बारे में। दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ती है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको वास्तव में इन नोट्सों की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरे सहयोगी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को किस प्रकार के नोट्सों की आवश्यकता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। जैसे ही मेरा इतिहास का विषय पूरा होता है मैं अन्य विषयों पर फोकस करूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी मैं इस विषय को कंप्लीट करूंगा और आपको आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम